स्वागत है आपका बायोलॉजी के एक और नए क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। तो चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं। तो कोशिका का अध्ययन जब हम बायोलॉजी में करते हैं तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। जब रॉबर्ट हुक ने जब अपनी खोजी गई कोशिका को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा, तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो मरी हुई थी। तो रॉबर्ट हुक ने कैसी खोज किया था? तो मृत कोशिका की खोज जो तो रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर मार्केट में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक नाम है इनका। तो इतना भी नाम अगर आप याद कर लेते हो तो ये आपको चल जाएगा। तो ल्यूवेनहॉक ने जो तो जीवित कोशिका की खोज किया था। कैसी कोशिका की खोज? जीवित कोशिका की खोज जो तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो किसको करेंगे? ल्यूवेनहॉक को करेंगे, रॉबर्ट हुक को करेंगे? तो कोशिका का जनक जो तो रॉबर्ट हुक को ही करेंगे, क्योंकि शुरू तो इन्होंने ही किया था, रॉबर्ट हुक ने ही शुरू किया था। बाद में भले उसमें सुधार आए, लेकिन शुरुआत तो रॉबर्ट हुक ने ही की थी। अब आगे देखते हैं। तो जो लीवेनहॉक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब आप देखोगे संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, इनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो कम से कम 1-1.5 किलो का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे में जो कोशिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। और दुनिया का जो सबसे छोटा कोशिका वो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। यह इतना छोटा होता है कि इसका जो कोशिका भी होता है वो बहुत छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटा कोशिका जो है तो माइकोप्लाज्मा है। अब हम ये तो दुनिया में देख लिया। अब मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, कोशिका विभाजन कहाँ बहुत तेज होता है, कहाँ धीमा होता है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, इनको भी हम देख लेते हैं। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में होती है, जिसको फीमेल ओवम भी कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है शुक्राणु होती है, जिसको मेल स्पर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु। अब जो तो कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता? तो वो है ब्रेन। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में 90% ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर आप ब्रेन में किसी के ब्रेन में जो तो बहुत तेज से चोट मतलब कुछ मार देंगे, अगर वह ब्रेन की जो तो ऊपरी झिल्ली मेनिंजाइटिस को तोड़ देती है, फिर ब्रेन की खोपड़ी को भी तोड़ देती है, और हमारे अंदर वो ब्रेन को भी क्षति पहुंचा देती है, तब जो तो भैया कोशिका विभाजन नहीं होगा। मतलब कि अगर आपके खोपड़ी में ऊपरी ब्रेन में लग गया तो वो चोट ठीक हो सकती है, परंतु आप हुमच के किसी को मार दीजिएगा जो कि इतना गहरा घाव बन जाए कि ब्रेन तक को प्रभावित कर दे, तो वो चोट आपका ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को जो तो ब्रेन में बहुत तेज से नहीं मारना चाहिए। तो कोशिका विभाजन जो होता है हमारे ब्रेन में नहीं होता। ब्रेन को जो तो न्यूरॉन है, स्नायु भी कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में जो तो स्नायु दे देता है, या फिर आपको दे देगा न्यूरॉन भी दे देगा, या न्यूरॉन सेल दे देगा। तो यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता। या फिर एक और नाम आता है तंत्रिका कोशिका दे देगा, यहाँ भी कोशिका विभाजन नहीं होता। सब इसी ब्रेन का ही नाम है। मतलब यहाँ पर जो पाए जाते हैं उनके आधार पर जो तो ब्रेन का जो तो नाम जो तो रख दिए गए। जैसे इंसान का नाम 3-4 रख देता है, वैसे ही ब्रेन का रख दिया। अब जो तो कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है? मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जहाँ पर बहुत तेज कोशिका विभाजन होता है? तो वह है हमारा लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर जो होता है स्वयं ठीक कर लेता है। लीवर को अगर कोई चोट लग जाती है, लीवर को आप थोड़ा सा काट दोगे, तो लीवर जो होता है अपने कटे हुए भाग को अपने आप जो तो पूरा कर लेगा। तो क्वेश्चन करता है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो स्वतः ही ठीक हो जाता है, स्वतः ठीक होने की मतलब ताकत रखता है? तो वो लीवर है, यकृत है। तो लीवर यकृत में कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। यहाँ पर अगर कोई घाव वगैरह लग जाएंगे तो बहुत जल्दी ही भर जाएंगे, है ना। तो लीवर हो गया। फिर आगे देखते हैं सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो वो भी ब्रेन में पाई जाती है, जिसे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल कहा जाता है। क्या? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल कहा जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो तो ब्रेन में पाई जाएगी। ओके, तो ये मानव शरीर में सबसे बड़े सबसे छोटे कोशिकाएं हो गई। अब एक बात होती है कि हमारा शरीर जो होती है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आपने सुना होगा कि मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही कोशिका की परिभाषा हर एक आदमी देता है। लेकिन यह जो तो सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? तो स्लाइडेन एवं स्वान, है ना, स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिकों ने, है ना, मिलकर जो तो कोशिका का सिद्धांत दिया कि मानव शरीर जो है वो छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये जो कोशिका होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि अंग होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अब ये जो सिद्धांत होता है कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा कोशिका है, छोटे छोटे कोशिकाओं से हमारा शरीर बन गया।
अब एक समान कोशिकाओं के समूह से, एक समान कोशिकाओं के समूह से हमारा ऊतक बन जाएगा। अब एक समान ऊतक के समूह से जो तो अंग का निर्माण होगा, जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, जीभ, है ना, सिर वगैरह, जो तो ये अंग हो गए हमारे। अब जो तो अंगों के समूह से, अंगों के समूह से हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। और जब शरीर बन गया तो एक जीव बन गया। तो इस तरह जो तो एक जीव का निर्माण हो जाता है। पहले कोशिका बना, फिर कोशिका से क्या बना, ऊतक बना, ऊतक से क्या बना, अंग बना, अंग से क्या बना, शरीर बना, शरीर से जो तो जीव बना। इसी को कहते हैं कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिकों ने दिया था। मैं साइड हो जाता हूँ, तब तक आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम कोशिका के प्रकार को देखते हैं। कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है मेनली, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका जो हम मानव में पाई जाएगी, गाय, जानवर, कुत्ता, भैंस, बकरी में जो कोशिका पाई जाएगी उसे हम जंतु कोशिका कहेंगे। जो जीव जंतु में पाई जाएगी जंतु कोशिका। और पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधा। तो पादप कोशिका जो तो पेड़ पौधे में पाई जाएगी, तो पेड़ पौधों की कोशिका को हम पादप कोशिका कहेंगे। तो कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका जो होती है वो गोल होती है, और जो पादप कोशिका होती है वो हल्की चौकोर होती है। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। अब इनमें सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। कुछ कुछ जो चीजें होती है, जैसे कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका के अंग, है ना, ये जो कोशिका के अंग है ना, ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, है ना, ये जो न्यूक्लियस वगैरह है, ये जो कोशिका के अंग है, ये कोशिका झिल्ली के भीतर होते हैं। कोशिका के अंग किसके भीतर पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है हमारी फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फास्फोलिपिड अर्थात प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली जो होती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं जंतु कोशिका क्या होती है, मतलब कि कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति, जिसे अंग्रेजी में सेल वॉल कहा जाता है, ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी। केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका में ही पाई जाती है, बस इतना ही होता है। और ये कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, सेलुलोज मतलब जितना भी आपका कपड़ा वगैरह सिलने वाला वो मतलब कि जो कपड़ा उपड़ा होते हैं कुछ, वो हो गए आपके कागज वगैरह, हो गए आपके नोट वगैरह, हो गए जो ये कागज है, नोट है, पैसा वगैरह होता है, ये किसका बना होता है? ये सेलुलोज का ही बना होता है। और सेलुलोज में जो होता है बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। आप देखेंगे कि गाय, बकरी वगैरह जो होती है वो सेलुलोज को ही खाती है, मतलब पेड़ पौधों की जो टहनियां होती हैं उसको ही खा लेती हैं। इस कारण वो बहुत मोटे हो जाते हैं, विशालकाय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। परंतु आप मत खा लीजिएगा, क्योंकि ये मानव द्वारा पाचनीय नहीं है, इसको मानव पचा नहीं पाएगा। क्योंकि इसको पचाने के लिए जो तो मानव शरीर में इसके लिए जो तो एंजाइम वगैरह नहीं है। ठीक है, तो सेलुलोज में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और जो तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाएगी, आप इसको नोट कर लें। तो अब हम बात करते हैं कोशिका के भीतर के अंगों की। कोशिका के भीतर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उनके क्या नाम है और उनके क्या काम है। तो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, जो कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम या वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और न्यूक्लियस, जिसकी हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। इनके क्या काम होते हैं और ये किस काम में आते हैं, ये क्या करते हैं, इनको हम देखते हैं। तो ये जो हमारा माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया क्या होता है? माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारें जो बनी होती है क्रिस्टी कहलाती है। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन होता है वो अंतिम रूप में माइटोकांड्रिया में जाता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है ना। क्रेब्स चक्र में जो पायरुविक एसिड एक होता है वह टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकांड्रिया जो होता है ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, जिसे जो तो कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है। और माइटोकांड्रिया की खोज जो तो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अब हम देखते हैं गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी जो होता है ये माइटोकांड्रिया द्वारा बनाए गए ऊर्जा का जो तो परिवहन करता है। तो ऊर्जा को ले आने और ले जाने का कार्य कौन करता है? गाल्गी बॉडी। और जो होता है राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन में आता है। कोशिका के भीतर प्रोटीन बनाने का कार्य जो तो राइबोसोम करता है ना। ये रहा राइबोसोम जो तो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और यह दो तरह से पाया जाता है, एक छोटका राइबोसोम, एक बड़का राइबोसोम। छोटका राइबोसोम 70S होता है और बड़का राइबोसोम जो होता है वो 18S होता है। आप तो 70S और 18S राइबोसोम किन में पाया जाएगा? देखिए, ये जो राइबोसोम होता है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और ये राइबोसोम जो 70S राइबोसोम होता है, यह आप उन जीवों को जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, ऐसे जीव जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो उनमें जो होता है छोटका राइबोसोम 70S राइबोसोम पाया जाता है। कैसे जीवों में? सूक्ष्म जीवों में 70S राइबोसोम पाया जाता है। और वैसे जीव जिनको आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो, ऐसे खुली आंखों से देख सकते हो, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनमें जो तो 18S राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है,
तो ये 70s राइबोसोम जिनको माइक्रोस्कोप से देखो उनमें पाया जाएगा, और 18s राइबोसोम जिनको आप नंगी आंखों से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, उनमें पाया जाएगा 18s। पेड़ पौधा में कौन सा पाया जाएगा 18s, हम मानव में कौन सा पाया जाएगा 18s, चींटी वगैरह में मच्छर में कौन सा पाया जाएगा 18s, क्योंकि उनको हम देख पाते हैं। लेकिन कोरोना में कौन सा पाया जाएगा 70s पाया जाएगा, कोरोना का आंखों से देख सकते हो। बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाएगा 70s पाया जाएगा, और वायरस वगैरह में क्या पाया जाएगा 70s पाया जाएगा, क्योंकि वो उनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारा राइबोसोम है, ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है एक कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है। अगर आपके शरीर में कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो यही सेंट्रोसोम जो होता है उस चोट को जो तो कोशिका विभाजन करके ठीक कर देता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, जैसे कि आपको कहीं चोट लग जाएगी तो चोट लग गई तो वहां की कोशिका मर जाएगी। अब सेंट्रोसोम किसी दूसरी कोशिका जो अच्छी कोशिका होगी उसको जो तो विभाजित कर दे, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोशिका है, यहाँ पे नहीं बनाते हैं, आने की जगह। जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका मैंने यहाँ पर बनाई, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। रुको रुको रुको। हाँ, यहाँ पर मैंने एक कोशिका जैसे बनाई, ठीक है, ये कोशिका मैंने बना दी है। अब मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पर घाव लग जाता है, जैसे घाव लग जाता है तो ये सेंट्रोसोम जाएगा और इस कोशिका को बीच से काट देगा। इस कोशिका को बीच से काट के जो तो दो कोशिका बना देगा। अब जैसे कि हमारे जहाँ पर घाव लगा है वहाँ की कोशिका मर गई तो एक कोशिका जो तो अपने स्थान में रहेगी और दूसरी कोशिका जो तो वो घाव में जाकर जो तो मरी हुई कोशिका का स्थान ले लेगी। इस तरह जो तो घाव वगैरह भी भर जाता है। तो सेंट्रोसोम जो तो क्या करता है, कोशिका विभाजन का करने का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम करता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये साफ सफाई का कार्य करता है। कोशिका के भीतर साफ सफाई का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम के अंदर जो है तो जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जिस कारण जो है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन अक्सर 11वीं 12वीं के आपके विज्ञान की जो तो पेपर में पूछेगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो इसका सेफ आंसर ये होता है कि लाइसोसोम के भीतर जो तो जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर लाइसोसोम की थैली फट जाती है, जो लाइसोसोम की थैली है, जो झिल्ली है, ये फट जाएगी तो इसके भीतर का जो जल अपघटक एंजाइम होगा वो बाहर निकल के इन सभी जो तो कोशिका के अंगों को भी नष्ट कर देगा, कोशिका जो तो खत्म हो जाएगी। इस कारण जो तो इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और मानव शरीर में जो खराब ब्लड वगैरह होता है वो जो तो स्प्लीन में जाता है। हमारे शरीर का जो खराब ब्लड वगैरह होता है वो स्प्लीन में जाता है ना। ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। अब जो होता है आगे देखते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। ये जो वैक्यूल्स है हमारे, ये क्या काम करता है। वैक्यूल्स का मुख्य कार्य होता है जल को स्टोर करके रखना। तो वैक्यूल्स क्या करता है, जल को स्टोर करके रखता है। अब ये वैक्यूल्स जो होता है ये जो तो पादप कोशिका में बड़ा होता है, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, वो ज्यादा पानी में है ना जीवित रहते हैं। और मानव जो तो कम पानी पीता है। तो वैक्यूल्स मानव जंतु कोशिका में कैसा होगा, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स का आकार छोटा होगा, लेकिन पादप कोशिका में वैक्यूल्स का आकार जो तो बहुत बड़ा होता है। अब हम देखते हैं ये क्या प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड जो होता है इसको हिंदी में लवक कहते हैं। मतलब प्लास्टिड जो होता है हिंदी में लवक कहलाता है, और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह जो होता है पेड़ पौधों में जो तो भोजन का निर्माण करता है ना, पेड़ पौधे के भोजन को स्टोर करता है, और जो तो उनको रंग भी प्रदान करता है। जैसे आपका वो क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिड में क्या आता है, जैसे कि वो मिर्चिया और टमाटर का रंग लाल जो तो किस कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। मिर्ची और टमाटर का रंग लाल लाइकोपेन के कारण होता है। चुकंदर का जैसा रंग किस कारण होता है, तो उसका जो तो बीटानोन के कारण होता है। गाजर जैसा रंग किस कारण होता है, तो गाजर जैसा रंग कैरोटीन के कारण होता है। फलों का पीला रंग क्यों होता है, तो जेंथोफिल के कारण जो तो फलों का पीला रंग होता है। आलू का रंग हरा क्यों हो जाता है, तो सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा हो जाता है। और जो करियन आलू होता है, जो आप आलू वगैरह को देखते हो बीच में काला हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी आलू काला हो जाता है। तो ये हो गई। ये प्लास्टिक जो तो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है ना। प्लास्टिक जो तो 3 तरह का होता है, इसको मैं अलग से क्लास में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बता दूंगा। अभी यहाँ पर शॉर्ट में समझिए। मानव शरीर में जो अब जंतु कोशिका में भाई, जंतु कोशिका में कौन कलर निर्धारित करेगी, मानव गोरा होगा या काला होगा। तो जंतु कोशिका में जो रंग निर्धारित होता है वो मेलानिन से होता है। किससे होता है, मेलानिन। मेलानिन, ये जो मेलानिन होता है, देखिए ये जो मेलानिन की कहानी है, अगर ये मेलानिन मानव शरीर में ज्यादा होगा, मानव शरीर में अगर मेलानिन ज्यादा होगा तो मानव करियन हो जाएगा, है ना। तो जितना भी काला काला आदमी है उनमें मेलानिन ज्यादा होता है, और जितना भी गोरका गोरका आदमी होता है उनमें मेलानिन कम होता है। तो मेलानिन कम हुआ, जितना ज्यादा कम होगा उतने उतने एकदम उज्जर फक्कार हो जाएंगे आप, और जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतने करियन हो जाएंगे आप। तो समझ में आ गया कि जंतु कोशिका मतलब कि हम मानव में, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय में
ये जो कलर का निर्धारण होता है वो कौन करता है, मेलानिन करता है। अब ये मेलानिन अगर ज्यादा हुआ तो इससे जानते हैं क्या फायदा होता है, अगर सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जिनसे जो तो स्किन कैंसर हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, तो जितने भी काला आदमी होता है जिसमें मेलानिन की संख्या ज्यादा होती है, मतलब मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उन आदमियों को स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता है। भले ओजोन परत फट जाए, थोड़ी थोड़ी फट जाए, तो उनको स्किन कैंसर नहीं होगा, लेकिन जितना भी गोरका गोरका आदमी है उनको स्किन कैंसर हो जाएगा। तो मेलानिन अधिक होना भी जरूरी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि ये कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म क्या है, केंद्रिका द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, और जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो इनको हम समझने से पहले न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जिसे कोशिका का केंद्र कहा जाता है और हिंदी में इसे केंद्रिका कहा जाता है। तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है, और अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस की खोज जो तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो क्वेश्चन होगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हो, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। अब ये बात आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, कोशिका के भीतर भरे द्रव्य को हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। कोशिका के भीतर अगर द्रव्य भरा है तो क्या कहेंगे, उसको कोशिका द्रव्य कहेंगे। और वही द्रव्य अगर न्यूक्लियस के भीतर भरा है अर्थात केंद्रिका के भीतर भरा है तो उसको क्या कहेंगे, केंद्रिका द्रव्य कहेंगे। वही द्रव्य अगर केंद्रिका के भीतर भरा है तो केंद्रिका द्रव्य, अंग्रेजी में जो तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और अगर कोशिका के भीतर भरा है तो साइटोप्लाज्म, है ना। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य इसी को कहते हैं। ठीक है, जब हम कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिला देते हैं, जब कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिला देते हैं, जब कोशिका और केंद्रिका द्रव्य मिल जाते हैं, मतलब ये और ये प्लस हो जाएंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिल जाएंगे, तो बन जाएगा आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बोले तो प्रोटोप्लाज्म। क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म आपको बन जाएगा, है ना, प्रोटो, है ना, प्लाज्मा। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य के मिलने से क्या बनता है, जीव द्रव्य। मतलब कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो हमारा जीव द्रव्य होता है, एक विज्ञान थे हेक्सले, कौन थे, हेक्सले। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था यही जीव द्रव्य है जो तो जीवन का आधार है। जो जीव द्रव्य है यही जीवन का आधार है। इस जीव द्रव्य के है ना, जो जीव द्रव्य होता है इसी के कारण जो तो कोई भी प्राणी जिंदा होता है। तो जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा, तो हेक्सले नामक विद्वान ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा था। जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य से मिलकर बना है। केंद्रिका द्रव्य कहाँ पाया जाएगा, केंद्र में पाया जाएगा, अंग्रेजी में न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा कोशिका में, है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका में पाया जाएगा कोशिका द्रव्य। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट जानकारियों के बारे में। देखिए, हमारी जो कोशिका होती है 80% पानी से बनी होती है, मतलब हमारे कोशिका में 80% पानी होता है। हमारी कोशिका में 80% पानी होता है। हम जो पानी वगैरह पीते हैं वो कोशिका के लिए ही पीते हैं। अंतिम रूप में जो तो हमारा पानी जो बड़ी आंत होती है जल का अवशोषण करके कोशिका में ही मिला देती है, कोशिका में ही पानी पहुंच जाता है। और कोशिका में पानी स्टोर करने का कार्य कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। ठीक है, तो हमारी कोशिका में 80% पानी पाया जाता है। ठीक है, अब जो होता है जब हमारी कोशिका में 1% पानी की कमी होती है तब हमें प्यास लगती है। प्यास हमें नहीं, हमारी कोशिका को प्यास लगाई है। तो जब 1% पानी की कमी होती है कोशिका में तब हमें प्यास लगती है। और जब 10% पानी की कमी आ जाती है कोशिका में, जब 10% पानी की कमी आ जाती है कोशिका में, तो आदमी की मौत हो जाती है ना, आदमी की मौत हो जाती है। देखेंगे जो आदमी पानी वगैरह नहीं पीता होगा, जो बेड में लेटा रहता है, मरीज वगैरह पानी कम पीते हैं, तो उनकी चमड़ियां जो होती हैं, उनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें झुर्रियां पड़ जाती है ना, उनमें झुर्रियां वगैरह जो तो पड़ जाती है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।